नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल आर.एस.एन. सिंह जी। आर.एस.एन. सिंह जी का स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पर। आरंभ करने से पूर्व आप सबको मैं बता दूं कि साहब आजकल जो नारा गूंज रहा है, बटेंगे सो कटेंगे, तो बटेंगे सो कटेंगे के लिए हमारे पास देखिए बहुत सारा असलाहा है। ये देखिए, ये मग है, टी शर्ट है, और आप ये सब अपने आपना जो हमारा मर्चेंडाइज स्टोर है उस पर जाकर क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो स्वागत है आपका कर्नल सिंह। तो आपसे जी नमस्कार नमस्कार। नमस्कार साहब, ये आपका स्वागत है। और ट्रंप के इलेक्शन के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं जी कि जी जी बड़ा भारत के आसपास काफी खलबली मचना आरंभ हो गई है और कई सारे कार्य हो रहे हैं। कुछ जो आपके जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं म्यांमार वाले, वो दिल्ली आए हुए हैं। उधर मणिपुर में एक्शन आरंभ हो गया है। इतने दिनों से 1 डेढ़ साल से सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई इन कुकी आतंकवादियों के विरुद्ध प्रहार करो। तो अब जाके पहली बार प्रहार हुआ है। साथ में बांग्लादेश वाले जो हैं, वो जो है वो अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि बस उनकी जो सत्ता आई थी वो चली जाएगी, क्या पता नहीं क्या होगा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि पहले हमारी ये जो इंटरनल सिक्योरिटी जो डायमेंशन है उसकी चर्चा करें, और उसके बाद फिर हम जो एक्सटर्नल जो लार्जर जो चेंज हो रहा है उसकी बात करेंगे। जी जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी जी, आ रही है। हाँ। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरी दुनिया में एक ट्रंप के आने का बहुत असर हुआ है। और इसका कारण क्या है कि अमेरिका में पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। पोलराइजेशन यहाँ तक हुआ था कि प्रेसिडेंट हैड टू हाइड इन बंकर। आपको याद होगा जी हाँ, जी हाँ। जब वो ब्लैक लाइव्स मैटर वाला जब हुआ था। हम्म, हम्म, जी हाँ, तो ही हैड टू टेक शेल्टर इन अ बंकर। मतलब एक वॉर टाइम सिचुएशन हो गया था। तो वही चीज ये सभी जगह ये अपना रहे थे। तो ट्रंप वो भूल नहीं सकते कभी। कोई 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 व्यक्ति है वो भूल नहीं सकता है। तो उसको मालूम है कि जो बैकलैश होगा अभी ट्रंप की तरफ से वो बहुत जबरदस्त होगा, और ये चीज सभी को इसका एहसास है। तो इन्होंने जो रेजीम चेंजेस का जो वो किया, अल्बानिया में जिमी को उससे पहले यकोनोविच को 2017 में, फिर पुतिन को ये देवर 500% श्योर कि वो भी रेजीम चेंज कर देंगे। अ, वो हुआ नहीं, और इसी का बहुत बड़ा एक असर पड़ा है दुनिया के जियो पॉलिटिक्स पे, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे इस। और फिर आपके बांग्लादेश में जो हुआ, भारत में भी अगर सूझबूझ से काम नहीं लिया होता प्रधानमंत्री ने उस समय, वो सो कॉल्ड किसान आंदोलन के समय, तो अगर वो एक भी गोली चल जाती तो उसकी भी पूरी तैयारी थी। तो आप जो कह रहे हैं कि दुनिया में खलबली मची हुई है, क्योंकि अ, आप देखिए कि इनके जितने एजेंडा थे उसके बारे में ना तो ये अपोलोजेटिक थे, जो मैं अमेरिकन डीप स्टेट जो लेड बाय ओबामा ऑब्लिक क्लिंटन ऑब्लिक मिसेस क्लिंटन ऑब्लिक you know the other facets of the deep state, तो इन लोगों ने कहीं कोई अपोलोजेटिक नहीं थे, पूरे देवर गोइंग फुल स्टीम। तो उस समय शेख हसीना ने जब आपको एक बात कही पूरी दुनिया को कि ये तो भाई क्रिश्चियन लैंड बनाना चाहते हैं और इनको आ, ये पोर्ट चाहिए, ये मैरीटाइम पोर्ट चाहिए, बे ऑफ बंगाल में सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए, वो गलत नहीं बोल रही थी। एंड
मैं बांग्लादेश कई बार जा चुका हूँ, ठीक है? जी, जी, और जी। आई नो दैट कंट्री वेरी वेल। जी, आई नो दैट कंट्री वेरी वेल। मैं पूरे बांग्लादेश में घूम चुका हूँ, पर्टिकुलरली जो ये एरिया जो चिटागोंग और कोक्सेस बाजार और ये इस एरिया में चिटागोंग हिल ट्रैक। तो मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ कि अगर कोई देश का प्रधानमंत्री, मैं शेख हसीना की बात कर रहा हूँ, एक मंडी हुई पॉलिटिशियन, जिसके फादर भी थे और खुद 15 साल थी वो, जब ऐसी कोई बात बोलती है तो उसको आपको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। कोई हवा में ऐसे बात नहीं करता है, बिकॉज शी इज इंटरैक्टिंग एट द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है? तो जब उन्होंने कहा कि मुझे एक व्हाइट मैन, दिस इज द एक्सप्रेशन शी यूज, कि एक व्हाइट मैन ने मुझे कहा कि हम क्रिश्चियन लैंड को हम बना के रहेंगे, वो उन्होंने कहा कि उस व्हाइट मैन का मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन सबको मालूम है वो और कोई नहीं, वो डोनाल्ड लू था। और वही डोनाल्ड लू जो आपके साउथ इंडिया में जाके वो स्टैलिन और उधर वो अ, आपके ओवैसी और किससे किससे वो मिल रहा था, ट्रेविडियन मूवमेंट फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। तो मामला गंभीर था, मामला गंभीर था। और शेख हसीना वॉज टोटली विंडिकेटेड जब ये मिजोरम का जो चीफ मिनिस्टर है लालू धोमा, ये हुँ, इंडियाना पुलिस में ये गया और जिस तरह के हुँ, इसने ये बयान तो दिए फॉर्मर वहां आईपीएस पर। ऑफिसर है। अ, जी जी जी, तो तब वो है थोड़ा पढ़ा लिखा है, और दूसरा क्या है कि ही ऑल्सो नोज हाउ टू, मतलब एक लीगल लीगल हेड स्पेस कैसे बचा के रखना है। लेकिन भाई जो उसके बयान थे उससे तो पूरी सेपरेटिज्म की बू आ रही थी। उसने स्टेट ये बोला कि स्टेट एक बात होती है, नेशन एक बात होती है, आप नेशनहुड को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हम लोग कुकी लोग, चिन लोग एक नेशन नेशन है। वो म्यांमार के जो चिन्स हैं और ये चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में जो कुकी के पैरेलल जो ट्राइब्स है, सो व्हाट शेख हसीना वाज सेइंग, ही एकोड द सेम थिंग देयर। फिर उसने क्रिश्चियन की भी बात की, उसने कि भैया, और अब क्या है, ये एक अलग डिबेट है कि क्या मतलब इवेंजलाइजेशन जहां जहां होता रहेगा तो वहां अलग अलग देश बनते रहेंगे। और जहां पर कि ये संस्कृति की बात करते, तो एक आपके दर्शकों को बता दूं कि मैं नो देर आर 17-18 मेजर नागा ट्राइब्स, और सबकी भाषा अलग अलग है, एक दूसरे को वो नहीं समझ सकते हैं। तो उनकी जो लिगुआ फ्रैंका जो है वो है असमीज है या अंग्रेजी है, अंग्रेजी है और हिंदी भी। द सेम इज द केस विथ अरुणाचल एंड मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, तो एनीवेयर ये बात। तो जब इन्होंने कहा, तो आपने देखा होगा कि उसके तुरंत बाद NSCN-IM ने भी उसी तरह का बयान देना शुरू कर दिया, ऑलमोस्ट इन टैंडम, कि हम भाई वो हम इंसरेक्शन, इमेजिन करिए थ्रेटनिंग स्टेट कि हम आर्म्ड इंसरेक्शन हम फिर से शुरू कर देंगे। उसने भी वही बात की, एथनिसिटी और ये रिलीजन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम तो मालूम है कि इसका जो मोइवा है उसका क्या लिंक है चर्च से, और स्पेशली जो डेनमार्क का ये है उसके साथ। तो एनीवे ये जब मैं इतनी बातें आपको कह रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के पास कितनी हैवी इनपुट्स होगी। यूं कोई चीफ मिनिस्टर नहीं चला जाता, और वहां पे जाके देयर इज अ मतलब जितने चिन्स यहाँ पे हैं हमारे देश में, और वो उससे कहीं ज्यादा चिन्स USA में। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या थी। तो ये ट्रंप साहब जब आए तो अम, लोगों में मतलब मुझे जरूर कोई एक इशारा तो उनसे लिया होगा। एक बात आपको बता दूं कि जी, बालाकोट याद की, जी? बालाकोट आर्टिकल 370,
हाँ, हाँ। बालाकोट स्ट्राइक, आर्टिकल रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, ये सब ट्रंप के टाइम में हुआ था सर। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने पाकिस्तान डिड नॉट ट्राई टू डायल व्हाइट हाउस। वो जो पॉम्पियो है उसको इन्होंने फोन वोन किया, शटअप उसने कॉल दे दिया उसने। ठीक है, तो व्हाइट हाउस में मतलब उस समय तो इनकी चलती नहीं थी व्हाइट हाउस में। फिर ये डिस्पेंसेशन आया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये हर चीज में तुरंत उठा के फोन, ये बाइडेन उधर व्हाइट हाउस को ये फोन कर देते थे। अब क्या हुआ है, ये आने के बाद बिल्कुल सब कुछ पलट गया है। दे आर स्केर्ड, दे आर रनिंग स्केर्ड। आपके और भी प्रोग्राम में आपने ये कवर किया है ये, तो यूनिस साहब को भी नहीं मालूम है कि आगे उनका क्या होगा। इस गेम इज अप, आई कैन टेल यू दैट मच। दिस गेम इज अप। क्योंकि ये केवल आपको तो मालूम है कि ये नहीं कि केवल ये ही वाज क्लोज टू दी क्लिंटन एंड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। और तो मालूम ही है आपको, फेमस वाला जो एक डेलीगेशन गया और ट्रंप ने पूछा कि वेयर इज दैट गाय, वो माइक्रो फाइनेंस हुँ, वाला जिसे वेयर इज़ दैट माइक्रो फाइनेंस कि गाय? जो हुँ। वेयर इज दैट माइक्रो फाइनेंस गाय, ठीक है। तो ये इसलिए एक अभी विंडो मिला है। ये एक ट्रांजिशन फेज है, एक पूरी मतलब हमारे लिए और बाकी लोगों के लिए भी ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास जितने मतलब अ, हमारे जो पेंडिंग सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, परसिस्टिंग सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, दिस इज द टाइम टू गो आफ्टर द खालिस्तान। दिस इज द टाइम टू गो आफ्टर दिस, द सो कॉल्ड, ये जो क्रिश्चियन नेशन बनाना चाहते हैं। और बाय द वे ये क्रिश्चियन नेशन का जो ये है, कोई ये नई बात नहीं। कई लोग देखिए क्या है कि इतिहासकार अपने नजरिए से देखते हैं, हम लोग स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हैं, हम लोग अपने नजरिए से किसी समस्या को देखते हैं। आप ठीक है, आप इतिहास में पटेल ने ये बोला, गांधी ने वो किया, उसने बुलाया, वो रहता तो पार्टीशन नहीं होता, जिन्ना को बना देते तो नहीं होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब पॉलिटिकल बात है। भाई वो अंग्रेज थे, जिन्ना एंड पटेल एंड ऑल, दे वर जस्ट कैरेक्टर्स। दे वर जस्ट कैरेक्टर्स जिनके साथ वो कम से कम 3-4 डिकेड उन्होंने डील किया था, इफ नॉट 4 डिकेड्स, एटलीस्ट 3 डिकेड। सो दे वर जस्ट कैरेक्टर्स। वर्ल्ड वॉर जीता, उनको भाई चाहिए था, दे वांटेड पाकिस्तान। उनको चकलाला, रिसालपुर, वो गिलगिट बाल्टिस्तान, वहां बेसिस चाहिए था, बिकॉज दे न्यू दैट द रशियंस टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स कजाकिस्तान में और आपके सिंगियान में। उन्होंने कहा मुझे ये चाहिए, तो उन्होंने जिन्ना को बोला कि सुनो तुमको बना देंगे हम, और तुम पाकिस्तान का डिमांड करो, बाकी तुमको बग्गी और घोड़ा तुम ले लेना, गवर्नर जनरल बन जाना, लेकिन ये सारी चीजें हमको चाहिए। ठीक है, एंड फॉर नेक्स्ट 2-3 डिकेड्स वहां से एयरक्राफ्ट, रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट यूज्ड टू ऑपरेट फ्रॉम दिस एरिया, तो वो बहुत जरूरी था उनके लिए। वो ग्लोबल लेवल पर चीजें देखते थे। वो जिन्ना पटेल ने, उसने कहा, उसने उसको कर दिया, उसने एडवीना से अफेयर कर दिया, वो ठीक है, एक बात। उसी तरीके से जो ये एरिया जो था चिटागोंग का, जिन्ना वो टोल्ड कि ये हम तुमको दे रहे हैं, ये हमारे इस्तेमाल के लिए है आगे। ये चिटागोंग हुँ, पोर्ट है, बिकॉज वी हैव गॉट नथिंग बे ऑफ बंगाल। सो जिन्ना इज सपोज टू हैव सेड कि अब मैं चिटागोंग लेके क्या करूंगा, मेरा तो कोई इसमें डिफेंस का कोई डेप्थ ही नहीं है इसमें। तब उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि तुम चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स ले लो, वरना कोई, अब आप समझिए कि एक इलाका जहां पे 98.5% बुद्धिस्ट एंड हिंदूज उस इलाके में थे। 15 अगस्त को वहां भारत का झंडा फहराया गया। ठीक है, और 2 दिन के बाद उनको कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब आप हिंदुस्तान का नहीं, आप पाकिस्तान का हिस्सा। वहां पे दे रिफ्यूज टू ब्रिंग डाउन द इंडियन फ्लैग एंड हॉइस्ट द पाकिस्तानी फ्लैग।
तब उनके साथ जोर जबरदस्ती हुई, बलोच रेजिमेंट को इस्तेमाल किया गया उनको डराने धमकाने के लिए। तो हमको तो ये सवाल पूछना चाहिए ना, तो ये तो फिक्स्ड मैच था सर, उनको ये चाहिए था, दैट इज हाउ दे गॉट दिस, इट हैज गॉन फुल ट्रैक। तो उस समय तो ये जा रहे थे, लेकिन उन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा था कि जो जो चीजें उनको स्ट्रेटेजिकली चाहिए थी वो सब पाके तब इंडिया को उन्होंने, और ये सीक्रेट में आपस में इनकी बात हुई होगी ऑन दिस कैरेक्टर्स जिसको मैं बोल रहा हूँ। तो उनका उस समय भी ये बात करते थे क्रिश्चियन लैंड की, टॉक उस समय से थी। तो हमको इस नजरिए से हमको इसको देखना होगा, और यही मौका है। वो कहते हैं ना, ट्रंप के आने से बहुत लोग परेशान हैं, तो परेशान वालों में से आपको मालूम है कि ये लाल धूमा जैसे लोग परेशान हैं, ये नागालैंड वाला परेशान है, मोहम्मद यूनिस परेशान है, राहुल गांधी परेशान है, ठीक है ना। पाकिस्तान, ट्रूडो परेशान है। हाँ, ट्रूडो वो तो है ही परेशान, वो ठीक है ना। येलेंस्की ट्रूडो को मालूम है परेशान नहीं, है। इसने बोला था कि ये तो अपने बाप का बेटा भी नहीं। जेलेंस्की परेशान है। वो ट्रूडो को तो बारे में इसने कहा था कि ये तो अपने बाप का बेटा भी नहीं है। हाँ, This is Trump is on record to say this, that he is not, मतलब he was fathered by Fidel Castro. फिडेल कास्ट्रो। अब जो भी अच्छा, उसको, एक बात और I आप swear, there is a, you can Google it and see हाँ, this. नहीं, नहीं, मुझे पता, आई नो इट। मैं तो अब इससे आगे पूछ रहा हूँ आपसे कि आप तो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में रहे हुए हैं, आप जानते हैं कि किस तरह के सीक्रेट्स वहाँ रहते हैं। तो पूरी दुनिया की जितनी भी टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है, विशेषकर ये फाइव आईज़ वाले, ये तुलसी गैबर्ट के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाए जाने से इतने अधिक परेशान क्यों हैं? नहीं, बिकॉज ये आप परेशान, ये कितना बड़ा है, मतलब ये बेटनोयर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ये थी इन लोगों की कि इसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ, टेररिस्ट वॉच लिस्ट पे इसको रखा हुआ है। तो बिकॉज शी स्टैंड फॉर एवरीथिंग ऑपोजिट। और ये क्या है ना सर, कि आपको एक और मैं बात बता दूं, कि कुछ लोग जो है ना पर्सनली वोकिज्म से बहुत ज्यादा इफेक्ट है। आप बताओ कि ये जेंडर चेंज का, एलॉन मस्क का बेटा, वो जेंडर चेंज करवाया, एंड देन ही गॉट इनटू डिप्रेशन एंड ही कमिटेड सुसाइड। तो कैसे भूल सकते हैं? और आपको मालूम है ये वोकिज्म क्या है? वही आप मतलब आपके तो उसपे वो था कि कल के जो लेफ्टिस्ट थे वो सारे, वो सब तो खत्म हो गया ना। वो आप ही के प्रोग्राम पे मैं सुन रहा था, ट्रेड यूनियन वो वगैरह जो होते मेकओवर थे हो गया वो उनका तो, वो किस में। हाँ, मेकओवर हो, बिकॉज वो उन इनका माइंडसेट ही ऐसा। एक बात मैं बता दूं, ये कोई नहीं होता है कि वाज इट डॉक्ट्रिनेटेड इन हिज कॉलेज और इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। मेरा जो, मैंने अपनी जिंदगी का मेरा तजुर्बा है, ये लोग पेट से ऐसा ही पैदा होते हैं, एक माइंडसेट लेके, और हमेशा दुनिया में ऐसा ऐसा ही रहा है। असुर शक्तियां और जो नॉर्मल शक्तियां जो, एनीवे, तो दैट इज दिस। तो ये कारण है कि अभी ये विंडो मिला है, और अच्छी बात है कि कुकी लैंड को तो सॉल्व करने को बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। इनका इनका ओपीएम फील्ड सब इनका डिस्ट्रॉय कर दे पूरा। और तब मुझसे कई लोग कहते हैं कि ये नहीं, आप चर्च का कैसे लेते हैं, चर्च का कैसे लेते हैं? सर, मिजोरम में आप पता लगा ले कि जितनी पॉलिसीज होती है ना, सोशल पॉलिसीज, वो सारा चर्च डिक्टेट करता है। और चीफ मिनिस्टर कोई हो, लाल धुआं हो, उसको कोई ये नहीं कर। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि प्रोहिबिशन होगा। तो लोगों ने पूछा भाई क्या ये प्रोहिबिशन करा, आज से 2 डिकेड पहले की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि यू नो,
they people, they are not very, mature, they are poor, they will not know how much to drink. और उसका ये हुआ है कि rampant उसके बाद से ये नारकोटिक्स का एक वहां पर वो बन गया पूरा नारकोटिक्स स्टेट का सेंटर। मुझे याद है, शायद ये पहले भी मैंने कहा है कि एक हमारे मित्र थे, ही वाज कमांडिंग एट असम राइफल्स बटालियन। तो उस समय वो जो आइजॉल का जो स्टेडियम है वो उनको नीचे आता था। तो एक बार रात में ही जस्ट वेंट फॉर फॉर ए चेकिंग। तो देखा कि एक जगह से स्टेडियम के एक कोने से गिगलिंग की आवाज आ रही। And to his horror, when he peeped, he found that there were 11, 12 girls lined up with their pants down, and there was one guy जो कि एक ही नीडल से सबको पीछे में इंजेक्शन दे रहा है। तो अगर इतना, मतलब लोग कहते हैं ना कि नागास का हेड हंटिंग बंद करवा दिया, ये करवा दिया, if they have so much sway over the conscience and the souls of the tribal, फिर ये नार्कोटिक्स कहां से आया? फिर उन्होंने काम क्या किया है वहां पे? व्हाट हैव दे डन? इस सवाल का है जवाब? खुद नहीं प्रमोट किया हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो अच्छा, थोड़ा सा सर, मैं अब आज चलते जो हैं जरा अब थोड़ा चलते हैं जरा वैश्विक परिदृश्य पे। और वैश्विक परिदृश्य पे अब ये देखते हैं कि अब जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और यूक्रेन का युद्ध आप देख रहे हैं कि वो किस तरफ जा रहा है। और यूक्रेन का युद्ध अब जो 70 बिलियन ऑड डॉलर्स जो उनको मिले हैं अभी तक, अब आगे तो ट्रंप के तत्वावधान में मिलने की आशा बहुत कम है। दूसरी तरफ जो ये रशिया ने जो ये एक आपका ये नॉर्थ कोरिया के साथ में जो ये किया है पैक्ट, और नॉर्थ कोरिया वाले जो है वो आगे आके लड़ रहे हैं बैटल फ्रंट लाइन पे, ये बड़ा एक मुझे लगता है कि एक टेक्टोनिक चेंज है। आप कैसे देखते हैं इसको? आई थिंक यू हैव यूज्ड द करेक्ट वर्ड, बिल्कुल, टेक्टोनिक। और पता नहीं ये हमारे यहाँ इसकी चर्चा नहीं हुई, इसका विश्लेषण नहीं हुआ हमारे यहाँ। मैं तो मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया से खैर मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ, लेकिन इतना टेक्टोनिक है। अगर आप इस ट्रीटी का पहली बात, वाई इट इज टेक्टोनिक, कि इट इज वेरी वेरी, आई मीन, आई डोंट रिमेम्बर इन लास्ट 3-4 डिकेड्स की किसी एक देश ने अपने ट्रूप्स दूसरे देश को लड़ने के लिए दिए हैं। तो ये टेक्टोनिक तो है। क्या मजबूरियां रही होंगी, इस पर हम चर्चा करेंगे, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये देखिए, 18 जून 2024 को ये ट्रीटी ऑन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच साइन हुआ, और 24 साल के बाद कोई नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट वहां पर गया था, ये रशियन प्रेसिडेंट नॉर्थ कोरिया को, और वो भी बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट के, जब उसके देश में कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो। और अगर आप देखें तो इस ट्रीटी के जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट जो है उसके हिस्से क्या है, तो आर्टिकल 3 कहता है कि अगर दोनों देशों में किसी एक देश पर इन्वेजन का खतरा होता है तो बिना विलंब के दोनों देश जो जरूरी बायलैटरल चैनल्स है उसको बिल्कुल एक्टिवेट कर देंगे। आर्टिकल 4 कहता है कि दोनों में से अगर किसी पर आक्रमण होता है और युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है तो दूसरा बिना विलंब के पूर्ण रूप से मिलिट्री और अन्य सहायता वो प्रदान करेगा। आर्टिकल 8 कहता है कि दोनों देश, ये बड़े इसका वन शुड गो थ्रू द सी द फाइन प्रिंट, दोनों देश डिफेंस कैपेबिलिटीज, एक दूसरे के डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करेंगे। इट इज नॉट डिफाइंड हाउ, सो दैट इट इज ओपन एंडेड।
और आर्टिकल 10 कहता है सर कि साइंस और यूजफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो हम लोग को सब मालूम है, ये पीसफुल तो काट ही दीजिए इसको, इसमें हम एक्सचेंज करेंगे और कोऑपरेशन करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, जिसका वर्डिंग्स अगर आप देखें, इट इज नॉट एक्चुअली स्ट्रेटेजिक इम्ब्रेस। दोनों कंट्री में स्ट्रेटेजिक इम्ब्रेस नहीं है, इट इज दे आर नाउ स्ट्रेटेजिकली इंटरलॉक। और ये यह केवल कन्वेंशनल लेवल पर नहीं है, इट ऑल्सो कवर्स न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये कोई अनप्रेसिडेंटेड घटना नहीं है, ये बिल्कुल ये टेक्टोनिक शिफ्ट है। ठीक है, तो मैं आपसे जो आज बात कर रहा था दीक्षित साहब, कि ये जी बताइए कि नॉर्थ कोरिया ने तो 10,000 ट्रूप्स डाल दिए वहां पे, और एक इससे आप दो तीन आप अ, इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं भाई। इसके मतलब अब जरूर है कि रशिया को मैन पावर मोबिलाइजेशन करने में कमी हो रही थी, होगी, तभी वहां से उन्होंने ये एक्सेप्ट, मतलब उन्होंने मांगा होगा। और अब इसको कंट्रास्ट कीजिए नाटो के साथ। जी। क्या नाटो भी बूट्स ऑन ग्राउंड डालेगा? तुमने तो जंग जंग छेड़ अभी दी। तो जो चर्चा चल रही है अमेरिकन मीडिया में, बल्कि यूरोपियन मीडिया में, वो ये है कि ट्रम्प तो नेटो छोड़ देगा और अब यूरोप को ही यूक्रेन वॉर लड़ना पड़ेगा, जैसे कि यूरोप लड़ना चाहता था। यूरोप का तो कोई जी उसमें था जी भी नहीं, जी जी सारा जी। का सारा अमेरिका का ही था। तो सर क्या है कि ये दोनों देश, आखिर इतना बड़ा फैसला कि आपने अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए, मतलब जंग में झोंक दिए आपने, वो इसलिए है सर कि दोनों, पुतिन और नॉर्थ कोरिया, दे वर गोइंग थ्रू एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उनका। तो पुतिन जो है वो जानते थे कि एक्चुअली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सोचा ना कि जो मैंने आपको शुरुआत में चर्चा की है रिजीम चेंजेस की, तो दे वर 500% श्योर एंड मे बी मोर कि हम जैसे यकोनोविच को 2017 में हटाए थे, इसको भी हम्म। हटा पाएंगे पुतिन को। तो हम्म। सीरीज ऑफ रिजीम चेंजेस हो रहे थे। मैंने अल्बेनिया का ये डोनाल्ड लू और जैसे लोग इसके स्पेशलिस्ट थे, मिसेस क्लिंटन, फिर ये योकोना, अच्छा अल्बेनिया वाले को भी इसीलिए डोनाल्ड लू ने अ, उसको डिसलॉज करवाया बिकॉज ही वॉज वेरी क्लोज टू रशिया। तो फिर युकोनोविच को करवाया, फिर आपने देखा शेख हसीना को कराया। तो इनको ये लग रहा था कि ये सिलसिला चलता रहेगा, पाकिस्तान में इमरान को करवाया। बाइडेन ये जब वहां गया था मोदी मोदी पोलैंड, के तो लिए भी तो उसने प्रयास किया ना पूरा इन्होंने, मोदी को हटाने का भी तो पूरा प्रयास हाँ किया था। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, पूरा एक बार नहीं कई बार। ठीक है ना। तो पुतिन के वहां गया पोलैंड में ये बाइडेन, तो उसने एक अपने भाषण में कहा एज प्रेसिडेंट कि ये बाइडेन ने कहा कि पुतिन कैन नो लॉन्गर स्टे इन पावर। अब बताइए कि कोई ऐसे धमकी देता है? सो देयर वाज नथिंग सटल्ड अबाउट इट। तो ये रेजिम चेंजेस में लगे हुए थे, और ये रेजिम चेंजेस क्यों? ऑयल, आर्म्स, फार्मा, ठीक है। तो यहां पर तो ये सब था। और यहां पे बांग्लादेश में क्यों? स्ट्रैटेजिक पोर्ट चाहिए, एक क्रिश्चियन कंट्री बनानी है। तो ये सब, या तो ये ऑयल ऑयल गैस एनर्जी, मतलब एनर्जी जिसको बोलिए, फार्मा, आर्म्स के द्वारा प्रेरित था। दूसरा एक, ट्रम्प, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में एक बहुत बड़ा फर्क है। डेमोक्रेट्स हैव ऑलवेज कंसिडर्ड दैट रशिया इज एन अनफिनिश्ड एजेंडा। ठीक है। सोवियत यूनियन कोलैप्स किया, द वेस्ट हैड डीप पेनिट्रेशन थ्रू गर्बाचोव, और ये आपका बोरिस एल्स्टिन के टाइम में
खूब लूटा उन्होंने उस समय, ठीक है। तो अब है क्या कि और रिपब्लिकन्स का मानना है कि नहीं, रशिया थ्रेट नहीं है, चाइना हमारा मेन कॉम्पिटिटर है। तो दिस इज द बेसिक बेसिक डिफरेंस। लेकिन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्यों है दीक्षित साहब? सर अगर ये ना रिजीम चेंज हो जाता, मैं आपको बता रहा हूं कि पुतिन के सर काट के ये लोग गद्दाफी की तरह उसके सर से फुटबॉल खिलवाते। दैट वाज द स्टेक्स। तो इसीलिए उसके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। वो किम जो है, ठीक है ना, किम जोंग, ये जो नॉर्थ कोरिया का है, उसकी तो पूरी सर्वाइवलिटी भी जो है ना सर, वो न्यूक्लियर डिटरेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो दोनों के लिए दो डू एंड डाई सिचुएशन था। तो उन्होंने तय किया कि भैया आइदर वी सिंक और वी स्विम टुगेदर। तो अब क्या है सर कि जब उसने ट्रूप्स दिए हैं नॉर्थ कोरिया ने, इतना बड़ा फैसला, तो इसको आप टेक्टोनिक बोल रहे हैं, तो भाई उसके एवज में भी तो उसको कुछ चाहिए होगा। तो साउथ कोरिया मैं के तो डिफेंस मिनिस्टर है एक। जी, जी। मैं तो कह रहा था कि इसका हाँ, तो इम्प्लीकेशन उसके केवल बदले, यूरोप में ही नहीं है, इसका इम्प्लीकेशन तो पैसिफिक में भी है ना। और सर पूरा पूरा पूरा, आपको अभी मैं उसी पे आ रहा हूं मैं ये। तो साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि नॉर्थ कोरिया, जो कि मिलियंस ऑफ आर्टिलरी शेल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स और ट्रूप्स के एवज में अपने लिए न्यूक्लियर वेपन्स अपग्रेड मांगेगा। इस इस न्यूक्लियर वेपन्स अपग्रेड की सीमा क्या होगी, वो कोई नहीं जानता है। तब है सर कि जब तो लड़ाई में है ये, तो जैसे जैसे कैजुअलिटीज होंगे, उतना जो क्लेम होगा नॉर्थ कोरिया का रशिया के ऊपर में, वो और बढ़ता जाएगा, बिकॉज वो तो बिहोल्डन है, रहेगा रशिया हर तरह से। तो इसका एक कॉन्सिक्वेंस होगा कि जो अपने टेक्निकल और मटेरियल रिसोर्सेज को वो पूरा अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस देगा रशिया, नॉर्थ नॉर्थ कोरिया को, हाँ? और हर तरह के एडवांस स्ट्रेटेजिक वेपन्स उसको उसको देगा। अ, अब नॉर्थ कोरिया का क्या उद्देश्य है सर कि वो जापान और साउथ कोरिया के कंबाइंड स्ट्रेटेजिक थ्रेट को वो किस तरीके से झेलता है। एंड दे आर नॉट अलोन, देयर आर 50,000 ट्रूप्स, अमेरिकन ट्रूप्स इन जापान, 25,000 ट्रूप्स इन साउथ कोरिया। तो उसको एक ही ये समस्या है कि वो हमेशा इस चिंता में रहता है कि मैं इनको न्यूट्रलाइज कैसे करूं। तो वो उसका पूरा जो स्ट्रैटेजी है वो न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल्स के ऊपर में उसका प्रेडिकेटेड निर्भर करता है। सर ये हुआ क्या है कि देखो ये लोग कितने, मतलब मैं क्या इसको कहूं कि एक्चुअली दे शुड बी ट्राइड फॉर, यू नो, वॉर क्राइम्स, या वॉर अगेंस्ट, मतलब वॉर अगेंस्ट अमेरिका इटसेल्फ में। ये क्लिंटन और ओबामा और ये बाइडेन और ये सब, ये इनकी बात कर रहा हूं। देखिए इन्होंने क्या किया है रशिया को, सोवियत यूनियन बनने के बाद रशिया जो है वो बेचारा ही, मतलब उसने सारे सुपर पावर जो अपने एम्बिशंस है वो बिल्कुल छोड़ दिए आर्थिक रूप से, कि आगे मत इसको हम परस्यू करें, नहीं तो हो सकता है और रशिया ही इम्प्लोड कर जाए, ठीक है ना। तो लेकिन उसको तो रीजनल इन्फ्लुएंस की जरूरत थी, और वो इसलिए कि अगर आप देखेंगे सर, तो रशिया का जितना एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका नो स्पेस सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा वो था, मतलब वो सोवियत यूनियन के बेसिस पे बना हुआ था। फॉर एग्जाम्पल आप पाइपलाइंस देखें उसके, तो इट क्रिस क्रॉसेस, यू नो, सेंट्रल एशियन स्टेट्स। आपको मालूम है कि उसका जो स्पेस प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसमें कजाकिस्तान का बहुत बड़ा ये है। इवन यूक्रेन,
जैसे आप AN-32 एयरक्राफ्ट खरीदे तो कई पार्ट्स जो है वो कीव में बनते थे, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी था। तो मैंने जैसा कहा कि गोर्बाचोव और येल्सिन के टाइम पर तो इनका स्ट्रैंगल्ड होल्ड था। जब उसने पुतिन आया तो उसने कहा कि ये तो ऐसा चलेगा नहीं, तो ही स्टार्टेड स्टेबलाइजिंग रशिया जियोपॉलिटिकली। और वो सुपर पावर रेस में नहीं पड़ना चाहता था, चाइना और इसके सुपर पावर रेस में। इसलिए दीक्षित साहब, नॉर्थ कोरिया वाज वेरी केयरफुल। उसने कभी भी नॉर्थ कोरिया के किसी भी डिजाइन या किसी भी एम्बिशन को उसने बढ़ावा नहीं दिया था। लेकिन कभी प्रोत्साहन नहीं दिया था। लेकिन ये सब बिल्कुल, जिसको आपने कहा टेक्टोनिक शिफ्ट, ये सब कुछ बदल चुका है। जो रशिया यूक्रेन के बाद जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ऑर्डर होगा और इंटरनेशनल होगा, बिल्कुल बदलेगा सर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर, ये एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन, जो मैप है दुनिया का, एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन का, वो मैप बिल्कुल बदल जाएगा। और रशिया जो है फिर से सुपर पावर रेस में शामिल हो जाएगा। दिस इज व्हाट दिस अमेरिकन डीप स्टेट अंडर बाइडेन, अंडर द डेमोक्रेट्स हैव डन। रशिया अभी तक तो रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर बेचारा एम्फेसाइज कर रहा था, मल्टी पोलर इंटरनेशनल ऑर्डर पे। लेकिन अब सर, इट विल एम्प्लॉय हेजिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि इसके बाद से तो वो यूएस के ओवरबेयरिंग इन्फ्लुएंस का शिकार बनेगा, ना ही चाइना के ओवरबेयरिंग इन्फ्लुएंस का शिकार बनेगा सर। और इसलिए, क्योंकि उसको एक दूसरा रोबस्ट एंड रोग न्यूक्लियर पावर एक मिल गया है। और उसके द्वारा ये ग्लोबल पॉलिटिक्स को वो जब चाहे रशिया डिसरप्ट करता रहेगा। और सर, ये हुआ क्या है, देखिए व्हाट हैज हैपेंड दिस, ये जो रेजिम चेंज का गेम खेला ना सर अमेरिकन ने, रशिया में रिकॉइल्ड वेरी वेरी हेविली। और इस रिकॉइल का असर इंडो पुतिन को तो पैसिफिक फायदा हो स्ट्रेटजी। गया ना, उसको तो पुतिन की सपोर्ट बढ़ गई रशिया में बहुत ज्यादा। सर जी, मैं वही कह रहा हूं, इस रिकॉइल का असर इंडो पैसिफिक, जो आपने शुरुआत में कही, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पर होगा। नाटो के सेक्रेटरी जनरल, उसका नाम है मार्क रुtte, ने कहा कि डीपनिंग कोऑपरेशन बिटवीन रशिया एंड नॉर्थ कोरिया इज अ थ्रेट टू इंडो पैसिफिक एंड यूरो अटलांटिक स्ट्रेटजी। आप जिसकी चर्चा हाँ, तो चर्चा उसको आपने अगर की। न्यूट्रलाइज करना है तो फिर मोदी जी को डायल करना जी होगा उनको। हाँ। तो ये सब रेजीम चेंज, नाटो एक्सपेंशन के चक्कर में देखो इन्होंने क्या कर लिया अमेरिका के लिए सर। तो ये एक तो ऐसे ही रशिया यूक्रेन एक मल्टी फेसेटेड, एक कॉम्प्लेक्स एक इशू था। और उसको आपने नॉर्थ कोरियन ट्रुप्स जब से है तो उसमें एक नया लेयर, मतलब आ गया है। कोरियन ट्रुप्स क्या रशिया के लिए टेम्पररी अरेंजमेंट है? क्या ये टेम्पररी रिलीफ है? और क्या ये सस्टेन्ड वेंचर है? ये हम लोग कोई नहीं जानते। क्या बात यहाँ 10,000 ट्रुप्स पे रुक जाएगी? सर, एक बात नहीं भूलिएगा कि नॉर्थ कोरिया हैज गॉट 12 लाख की उनकी आर्म फोर्सेस है सर। और 12 लाख तकरीबन उतना ही उनके पास रिजर्व, 12 लाख, स्टैंडिंग फोर्स। 1.2 मिलियन। यस। ओके। और अ, हो सकता है आगे भी जब भी रशिया को जरूरत पड़ेगा वो रीइंफोर्स करते रहेंगे। तो
ये नॉर्थ कोरिया को और रशिया को तो ये स्ट्रेटेजिक इंटरलॉक में यूएस डीप स्टेट ने मतलब अपने एक्शंस के द्वारा उन्होंने मतलब उसी का मतलब आउटकम है उनके मिसडिमीनर्स का मिस एडवेंचर का और इनके अच्छे संबंध थे सर नॉर्थ कोरिया और यूक्रेन के हाँ ये तब बदला जब डोनबास का लुहांस्क जब कैप्चर हुआ तब इसने ये रिपब्लिक्स को रिकॉग्नाइज कर दिया नॉर्थ कोरिया ने लेकिन उसके पहले बहुत अच्छा था सर 2022 के पहले अब है क्या सर कि अब इसका ये देखिए जेलेंस्की की बात हुई अब यूक्रेन कह रहा है कि भैया अब तो देर इज नथिंग यू नो हिडन अबाउट दिस अब तो भाई युद्ध तो डिक्लेयर हो गया ना एक तरह से because the North Korean troops have, North Korea has come out openly in support और तो अपने वो ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए तो जेलेंस्की महाराज कह रहे हैं कि भैया अब मुझे लॉन्ग रेंज वेपन्स दो आप मैं अब मैं आई वांट टू स्ट्राइक डीप इनटू द रशियन टेरिटरी अच्छा यूक्रेन का ये भी कहना है कि भैया डॉन टेस्ट में तो 6 नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर्स मारे भी गए हैं ठीक है तो अब ये वो कहता है कि भाई जब नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स आ गए तो कोई औचित्य नहीं बनता है आपको तो ये देना होगा अब यहां पर ये देखना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इस पर क्या रवैया होता है जो पेंटागन की जो स्पोक्स पर्सन थी उसने तो क्या नाम था उसका शबीना सिंह और ये शबीना सिंह उसने कहा था कि नहीं नहीं हम तो मतलब वी आर कमिटेड टू द डिफेंस ऑफ यूक्रेन और हम जो जरूरत होगा हम सभी देंगे तो शी इम्प्लाइड कि हम लॉन्ग रेंज वेपन्स भी देंगे लेकिन मुझे ऐसा ये तो अब ये पुरानी बात हो गई ना अब तो वो लेम डक है इस समय नहीं अ, तो दूसरा क्या है कि ये सबसे ज्यादा असर ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट का किस पर होगा सबसे ज्यादा जापान और साउथ कोरिया पर एंड दे आर ऑलरेडी टेलिंग द अमेरिकन्स कि ये जो नया जो थ्रेट है ये हम कैसे हम इसको ये करें ठीक है और याद रहे सर कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में आर्मस्टिस है कोई पीस ट्रीटी नहीं एक ये भी हो रहा है कि भैया ये दोनों के बीच में आर्मस्टिस करवा दो क्योंकि ये तो कुछ देने वाला है नहीं आप समझ रहे हैं ये पुतिन तो कुछ नहीं देने वाला है अगर ये कोई सोच रहा है कि आप टेबल पे बैठेंगे वो क्रीमिया दे देगा वापस और लुहांस दे देगा और वो तो कुछ नहीं देने वाला तो बेस्ट है बैठ जाओ और आर्मस्टिस कर लो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के तर्ज पे ठीक है ना 53 से तो चल ही रहा है ना आर्मस्टिस और पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर तुमने लॉन्ग रेंज वेपन्स दिया तो हम तो तुम्हारी ऐसी ऐसी तैसी कर देंगे ठीक है तो सर अभी तक क्या था ना कि देखिए सबसे बड़ी बात जो फिर आपने कहा टेक्टोनिक अभी तक तो मर्सनरीज हिस्सा ले रहे थे इसमें और नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स के आने से क्या हुआ है कि ये जो बैटल ऑफ एट्रिशन जो था वो जो बैलेंस था बैटल ऑफ एट्रिशन में वो अब रशिया के फेवर में चला गया है बिल्कुल और आपको आपको ये लगता है कि यूक्रेन का वॉर तो रशिया जीत चुका है बिल्कुल और सर ये बात ये जितने भी जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर हैं अमेरिकन न्यूट्रल ऑब्जर्वर भी हैं मीर शाइमर जैसे उनको वो सब ओपनली कह रहे हैं कि भैया ये तो बिल्कुल वॉर सर ये बिल्कुल जीत चुका है तो इस सर ये नॉट ओनली वॉर को मेरे हिसाब से तो ट्रम्प बिल्कुल ओन अप नहीं करेगा वो इसको बाइडेन का वॉर डिक्लेयर करके और इससे बाहर निकल जाएगा ऐसा मेरा मानना है या दैट वो तो मैं वही कहा ना कि देखिए जो ये आप कह रहे हैं ना कि बाहर निकल जाएगा आपको शायद मालूम है कि जो पूरा इंटरनेट कवरेज जो है वो एलन मस्क दे रहा है जो सैटेलाइट लिंक और हम्म। उसने कहा है कि भैया इसके बियॉन्ड में मैं नहीं दूंगा और ही विल प्रिवेल और आपको मालूम है कि बिना इंटरनेट के तो आप उसने तो कल क्राइमिया में भी देने के लिए मना कर दिया ना
हाँ जी 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 जी। तो उसने ये क्राइमिया में नहीं दिया, इनके यूक्रेन के बॉर्डर के आगे नहीं दिया। जो कुछ है वो जो यूक्रेन की बाउंड्री के अंदर अंदर ही दिया है उसने। जी जी। तो दूसरा क्या है दीक्षित साहब की कई सारे सवाल उठते हैं, देयर मेनी इम्पॉन्डरेबल्स। अब उसका जवाब मैं नहीं, मतलब आपके दर्शक भी उस पर उस पर चिंतन करें। क्या ट्रंप के आने से पहले, टेक ओवर करने से पहले युद्ध विराम हो जाएगा? अ, क्या अमेरिकन स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, अभी अभी भी तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ही है, क्या इस कॉन्फ्लग्रेशन को और हवा देगी? कुछ लोगों का यह भी अंदाजा था। मैं तो ये देख रहा हूँ अभी से जो जो हुआ है, जब से ये अब 5 तारीख यानी कि 6 तारीख को रिजल्ट आया है, 10 दिन हुए हैं। तो इस 10 दिन में जो सबसे खुश दिखाई पड़ता है वो ट्रंप नहीं है। जो सबसे खुश आदमी दिखाई पड़ रहा है इस समय वो जो बाइडेन है। और वो तो ऐसा उसको लग रहा है, ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि वो डीप स्टेट से अब अपनी रिवेंज ले रहा है। उसको ये भी हिंट किए गए कि भई ऐसा करो, तुम जो है वो रिज़ाइन कर दो और हम थोड़ा 2 महीने के लिए कमला को प्रेज़िडेंट बना देते हैं और अपने बचे-खुचे काम कर लेते हैं, तो उसने मना कर दिया। मस्त सर रहो। सर एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई आदमी हो, कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी बुजुर्ग हो, अ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो मैं कह रहा था कि हाँ, मैं कह रहा था, चाहे कोई कोई भी बुजुर्ग आदमी हो, चाहे किसी भी, देखिए, किसी भी अवस्था में कोई आदमी इतना ह्यूमिलिएशन नहीं कर सकता। फॉर लास्ट 2 ईयर दे बी टेलिंग हिम यू आर नो गुड, तू बुढ़ा हो गया, तू चल नहीं सकता है, तू वो नहीं कर सकता है। और इससे क्या कि भाई उसने प्राइमरीज तो जीती ना सर, और प्राइमरीज जीतने के बाद आपने कमला हैरिस को, इट वाज एक्चुअली ए क्या, इट वाज म्यूटिलिएशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो जिस आदमी को आप इतना ह्यूमिलिएट करोगे, मनमोहन सिंह ने जिंदगी में सिर्फ एक ही अच्छा काम किया है सर, मैं आपको बता रहा हूं हुँ, कि एक बार विदेशी महिला ने उनको कहा था कि तुम रिजाइन कर दो मना कर दिया और मेरा बेटा था। आप टेक ओवर कर लीजिए। हाँ, तो सरदार जी ने हाँ, जिंदगी में सिर्फ एक ही काम अच्छा किया है उसने, हुँ, बाकी सब उन्होंने अमेरिका और वर्ल्ड बैंक और उसके अमेरिका के लिए बड़े अच्छे काम किए हैं सरदार जी ने, लेकिन हिंदुस्तान के लिए उसने एक ही अच्छा काम किया, क्योंकि वो उनका भी ईगो हर्ट हो गया। दैट इज वाई बाइडन इज हैप्पी। इन्होंने उसको ह्यूमिलिएट करने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी थी सर। और जो आपने नोटिस किया ना सर, मैंने भी वही नोटिस किया। वो जब अभी ट्रंप के यहाँ गया है व्हाइट हाउस में, उससे मुलाकात जब हुई है ट्रंप की, ही वाज हुँ। बाइडन वाज इन हिज एलिमेंट्स। वो तो हाँ, आई होता हैव है ना नेवर कि सीन हिम अच्छा हैप्पियर। बच्चू, हाँ, वो कह रहा अच्छा बच्चू, अब आए हो ना, अब वो आया है पहाड़ के नीचे, नो दैट इज हिज एक्सप्रेशन, क्या अच्छा हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने बहुत, मतलब दुनिया दुनिया में तो रेजिम सर, दुनिया में तो इन्होंने रेजिम चेंज किया, बांग्लादेश में किया, सब जगह इन्होंने अपने अंदर ही एक अनडिक्लेयर्ड रेजिम चेंज कर दिया था, और फिर डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं जानता हूं कि अ, क्या नाटो जो है सच फर्दर एस्केलेशन के लिए तैयार है सर? ना, नेटो क्या कर सकता बस है बिना उसके? वो ट्रंप तो कहता है कि तुम अपना खर्चा सब लोग अपने आप दो। सर जी, और नेटो ये नेटो सारा खर्चा देखिए क्यों बेयर करे? सर, व्हाई दे शुड ट्राई बी ट्राइड फॉर ट्रीजन। देखिए क्या किया है इन लोगों ने, कि इकोनॉमी को बिल्कुल कमजोर कर दिया, ठीक है ना, नाटो कंट्रीज के।
उनकी एनर्जी सिक्योरिटी की तो धज्जियां धज्जियां उड़ा दी, ठीक है ना। उनको यूक्रेन तो अपना इंडिया ने बचाया हुआ है, वो खुद ही करते हैं कर इंडिया रशिया से इंपोर्ट करके, और उनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं करता तो पता नहीं उनका क्या होता। सर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को कमजोर कर दिया। और मैं क्यों कह रहा हूं, थोड़ा दर्शकों से अनुरोध है कि थोड़ा मतलब अपना माइंड मैप पर ले जाए। अभी क्या है कि नॉर्थ कोरिया इज अ पार्ट ऑफ दैट, इट इज सिटिंग इन दैट क्या एट द सेंटर ऑफ दिस एंटायर इंडो पैसिफिक ये, मतलब जहां पे जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ये सारा कुछ मतलब ये है। थोड़ा उधर और ईस्ट में चले जाएं तो गुआम, उधर चले जाएं तो फिलीपींस, ठीक है ना, उसके तो ये बिल्कुल वहां पे एक तरह से सेंटर में है ये। अब क्या होगा सर कि अगर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में कभी भी इसको जरूरत पड़ेगी तो रशियन नेवी विल इंटरवीन ऑन इट्स बिहाफ। और वो अभी वो सब पुरानी बात हो गई कि ब्लडी वॉस्टॉक वगैरह जो वो जो विंटर पोर्ट्स थे वो फ्रोजन होते हैं आजकल, वो न्यूक्लियर आइस कटर्स वगैरह थे। और बाय द वे वो नॉर्दर्न, आप तो यू हैव बीन इन मर्चेंट नेवी, ये नया सबसे बड़ा डेवलपमेंट है कि काफी अब ट्रैफिक हो रहा है उधर से, नहीं तो वो पार्टली जो बिकॉज आर्टिक आर्टिक लेन्स जो ओपन हो रही है, एक तो कई जी लोगों का तो ये थियरी है कि ये सारा जो रशिया को डिसमेंटल करने का, पुतिन को हटाने का जो पूरा प्लान था, वो आर्टिक लेन्स के कब्जे के लिए था। हाँ देखिए, ये एक तो थियरी है। ये कुड भी। और कहीं ऐसा तो नहीं कि पुतिन को इतना कॉर्नर कर दिया कि उसी ने कर दिया, ये खोल दिया, खुलवा दिया। अब प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय आ हाँ रहा एक है, मिनट, तो जस्ट मैं एक जस्ट 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स। तो अब अच्छा, इसने बिल्कुल सही कह रहा है वो कि भाई ये सैंक्शंस क्या तुम डालते रहते हो यार, और तुम लोगों के अगर अकाउंट्स फ्रीज करोगे तो कौन तुम्हारे यहाँ डॉलर जमा करेगा? सो दे विल गो फॉर ऑल्टरनेट मीन्स, दिस इज व्हाट ट्रम्प हैज सेड, ठीक है ना। तो सर एक कुछ लोगों के कुछ और सवाल है कि भैया ये ना नॉर्थ कोरिया को हर्मिट क्यों नहीं बोलते हैं ना सर। तो ये जो ट्रुप्स जो है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इनमें डिफेक्शन हो जाएगा? इनका मोटिवेशन लेवल क्या है? कहीं ये वहां से ये सब वेस्ट का प्रोपेगेंडा है अभी तक तो। आई मीन ये तो बड़ा इनको परेशान किया जाता है, अमानवीय इनसे फिजिकल लेबर करवाया जाता है, टू इट्स डॉक्ट्रिनेटेड ट्रुथ। दे हैव बीन इंडोक्ट्रिनेटेड टू द एक्सटेंट कि ये किम को मतलब जो उसको अपना भगवान मानते हैं लोग। और वहां जो स्कूलों में जो पढ़ाई होती है नो कि भाई ये भगवान लीडर के लिए जान देना, मतलब वो सबसे बड़ी शहादत है। सो लेट्स सी हाउ इट unfolds, but I can now emphatically say that the Russians have won the war. रशिया हाँ The वन द Russia has won the war, वन द and वॉर। even at the strategic level, both at the strategic level and at operational level, it has won the war. जी, और दूसरा मेरा ये है कि रशिया इज बैक इन द सुपर पावर रेकनिंग। करेक्ट। और इसका भारत को तो लाभ ही लाभ है। जी जी, ये तो है। जी, तो आइए फिर आज की चर्चा को अब यहीं पर हम विराम देंगे। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल RSN सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।